वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग सेक्शन जो डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्शन 80 डील्स विद द एक्सीडेंट। जनरल जो डिफेंस है हमारा, जिसमें एक्यूज्ड वंस ही प्रूव्ड हिज डिफेंस दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो सेक्शन जो 80 है इट्स अ जनरल डिफेंस, जिसमें लायबिलिटी बिल्कुल जीरो रहती है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्पेशल जो उसके सेक्शन 80 के जो इंग्रेडिएंट है वो आपके सामने है, मैंने लिखे हुए हैं। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स एज पर द बेरेट लैंग्वेज इज कंसर्न। बेरेट लैंग्वेज क्या कह रही है? नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by accident or misfortune without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act done in a lawful manner by lawful means with proper care and cautious. This is the Barrett language, which itself clears that if the offense, if the act is done without any criminal intention or knowledge, जो accused है वहां पर डेट मीन्स टू से मेंजरिया मिस है, हमारा मेंजरिया नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, डेट मीन्स मेंजरी नहीं है। तो सेक्शन जो 80 है जो हमारा इंडियन पेनल कोड का, वो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे रहा है हमारे कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन को दैट इफ देयर इज अ मेंजरिया तो वहां पर हम पनिशमेंट देंगे, एंड इफ द मेंजरिया इज मिसिंग देन देयर विल बी नो पनिशमेंट फॉर दैट एक्ट। तो दिस सेक्शन 80 it's giving the statutory recognition to the common law doctrine। तो हम बात कर रहे हैं कि these basically जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। लॉ कहता है कि अगर एक्ट जो है एन एक्ट वो है, अगर आपने एक्ट किया वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, बिल्कुल क्रिमिनल वो नहीं माना जाएगा इफ इट इज डन विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी इंटेंशन और मेरली बाय रीजन ऑफ एनी हार्म। आपके एक्ट के कारण किसी को हार्म हो गया तो दैट डज नॉट मीन कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी। इट डज नॉट मीन दैट यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस इफ द एक्ट जो आपने एक्ट किया है ना वो आपकी उसके पीछे ना तो बिल्कुल क्रिमिनल इंटेंशन थी ना ही नॉलेज थी, तो इसलिए लॉ कहती है आपको लाइबल ठहराया जा ही नहीं सकता, वहां पर यू आर नॉट लाइबल फॉर दैट ऑफेंस। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। लॉ कहता है अगर 1 2 3 4 5 6 ये हमारे 6 इंग्रेडिएंट है, अगर 6 में एक भी अगर इंग्रेडिएंट मिस हो गया तो अक्यूज्ड को पनिशमेंट दी जाएगी। दैट मीन्स टू से इट व्हेनेवर द अक्यूज्ड टेक अ डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, अगर वो डिफेंस काउंसिल जो उसका वो जो अक्यूज्ड है वो डिफेंस ले रहा है कि जो एक्ट था वो बेसिकली जो ऑफेंस है इट वाज नॉट एन ऑफेंस, इट इज मेयरली एन एक्सीडेंट, और उस अक्यूज को उसके डिफेंस काउंसिल को उसको सारे के सारे इंग्रेडिएंट प्रूव करने पड़ेंगे कि ये एक एक्सीडेंट है, एक मिसफॉर्च्यून है, और जो अक्यूज्ड है उसकी ना तो क्रिमिनल टेंशन है ना ही उसकी नॉलेज है, और वो जो एक्ट कर रहा था वो लॉफुल एक्ट था, उसने लॉफुल मैनर से वो एक्ट किया एंड लॉफुल मीन्स यूज किए थे। उसने वो एक्ट करते समय प्रॉपर उसकी जो उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशियस यूज की थी। अगर ये प्रूव कर रहा है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अगर इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया तो दैट मींस कि उस अक्यूज को पनिश किया जाएगा एज पर लॉ, क्योंकि उसने इंग्रेडिएंट है जो एक्शन सेक्शन 80 के इंग्रेडिएंट वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रूफ नहीं किए। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून की, तो एन इवेंट दैट अकर्स विदाउट एनी नॉलेज एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। एक्सीडेंट है, आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि ये हो जाएगा हादसा, तो ये ह्यूमन बीइंग की एक्सपेक्टेशन से परे है, आपको पता ही नहीं चलता कि अब एक्सीडेंट हो जाए। तो लॉ कहता है यहां पर ना तो उस पर्सन की नॉलेज होती है, ना ही ह्यूमन बीइंग की वो नॉलेज में है, ना ही वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ऐसा होगा, बस इमीडिएटली वो हैपनिंग, इट वाज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग, इट विल बी हैपनिंग। तो लॉ कहता है अगर वो हैपन हो जाए तो भाई वो तो एक्सीडेंट ही माना जाएगा। तो दस an accident is an incident that taken place out of the ordinary course of events which no man of ordinary prudence could anticipate or provide against। लॉ कहता है कोई भी आम जो पर्सन होगा, जो प्रूडेंट मैन होगा, जिसको प्रॉपर समझ है हर किसी की, अगर वो भी जज ना कर पाया कि ऐसे एक्सपेक्टेशन को, तो ये जो हादसा होगा वो हादसा ही माना जाएगा, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक एक्ट होगा जो एक्सीडेंटली हुआ है। लाइकवाइज
अगर मिसफॉर्चून की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट, नथिंग एल्स। एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून इज एन एक्सीडेंट विद हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि किसी को तो हार्म होता है ना उस एक्ट से, तो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्टिंग इन इंजरी टू अनदर, किसी को इंजरी होती है। लाइक वी हैव अ केस टुंडा वर्सेस आर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। द टू फ्रेंड्स जो दोनों के दोनों रेसलर होते हैं, वो अखाड़े में रेसलिंग कर रहे होते हैं। जो एक पर्सन होता है जो अक्यूज होता है, वो दूसरे फ्रेंड को जो है वो बेसिकली नीचे बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल नीचे मारता है, तो उसका जो हेड है वो कंटेक्ट में आता है, बिल्कुल डायरेक्टली वो हिट करता है। तो जो उसका ये जो बेसिकली उसकी इंसिडेंटली उसकी डेथ हुई थी वहीं पे ऑन द स्पॉट। और जो लॉ कहता है, क्योंकि उसका मन का जो था गर्दन का वो टूट जाता है, सडनली उसकी ऑन द स्पॉट डेथ होती है। लॉ कहता है कि यहाँ पर जो टुंडा वर्सेस आर के केस में क्या बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। क्योंकि ना तो अक्यूज की कोई इंटेंशन थी, neither he had an intention nor he had a knowledge कि मेरे उसको नीचे देने से अगर मैं उसको गिराऊंगा तो वो मर जाएगा, उसको तो बिल्कुल नॉलेज भी नहीं थी, ना उसकी इंटेंशन थी उसको मारने की। सो ये बिल्कुल एक्सीडेंट है। लॉफुल एक्ट है जी, अखाड़े में लड़ना, रेसलिंग इज अ लॉफुल एक्ट। लॉफुल मैनर से वो फाइट कर रहे हैं, लॉफुल मीन्स यूज कर रहे हैं, कोई गलत रॉन्ग मीन्स यूज नहीं कर रहे, प्रॉपर केयर एंड कॉशंस हो रही है। लेकिन अगर उसने नीचे दे मारा, अब उसका हेड कांटेक्ट जो था वो बिल्कुल जमीन पे आ गया और जिसकी वजह से उसका मन का जो था गर्दन का वो टूट गया, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। तो लॉ कहता है कि ये दिस इज द प्योर केस ऑफ एक्सीडेंट। तो उस अक्यूज को बेसिकली जो था एक्विट किया गया था, वो लायबल नहीं था उस केस के लिए। नाउ अगर हम बात करें लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर, लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है हमें, क्योंकि लॉ कहता है समटाइम्स डिफिकल्टी अराइजेस इन इंटरप्रेटिंग द क्लॉज लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर फॉर फिक्सिंग क्रिमिनल लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सीडेंटल एक्ट्स। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टेक्निकल है, कि भाई लॉफुल मैनर और लॉफुल एक्ट एक्चुअल में है क्या। इसीलिए इसको इजी करने के लिए यहां पर मैंने केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, स्टेट वर्सेस रंगास्वामी। अब इस केस में क्या हुआ, जो अक्यूज था ए, while shooting a jackal in the jungle with an unlicensed gun by accident kills a man who is behind the bushes। उसको लग रहा है वो एनिमल है, वो उसको शूट कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द बुशेस एक पर्सन था, ह्यूमन बीइंग था, जिसकी डेथ हो जाती है। तो यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर वो समझ रहा है कि वो जेकाल को मार रहा है, डेथ हो रही है ह्यूमन बीइंग की जो वाज हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस। सो यहां पर अगर बात करें, द अक्यूज वुड नॉट बी लायबल फॉर मर्डर बिकॉज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एक्ट वाज डन वर सच एज टू निगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैंसरिया। वहां पर क्योंकि एट द टाइम वो जेकाल को मार रहा था, इसलिए वहां पर ना तो उसका मेंजरिया था, ना उसकी कॉमन इंटेंशन थी, ना उसकी नॉलेज में थी कि उसकी एक्ट के कारण किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ होगी, बिल्कुल पता नहीं था जी उसको। सो यहां पर नागपुर जो हाईकोर्ट है, नागपुर हाईकोर्ट ने हेल्ड किया दैट शूटिंग बाय अनलाइसेंस्ड गन डज नॉट डिप्राइव द अक्यूज कि वो इसको डिफेंस ना ले सके। 80 का डिफेंस उसको मिलेगा ही मिलेगा इंस्पायर्ड कि वो एक अनलाइसेंस्ड गन यूज कर रहा है, तो लॉफुल एक्ट नहीं है वो। शूटिंग ए जेकाल इज नॉट अ लॉफुल एक्ट, बट इंडियन पेनल कोड के अंदर जिसकी डेथ हो रही है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग के रिगार्डिंग उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, ह्यूमन रिगार्डिंग उसके नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर वो जेकाल को मार रहा है, डोंट डाउट इट्स नॉट अ लॉफुल एक्ट, उसके रिगार्डिंग हम अक्यूज्ड को वाइल्ड एक्ट के अंदर पनिश कर देंगे। Why we should punish under the Indian Penal Code? उसको हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर डेथ वो एनिमल को मार रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए नागपुर ने नागपुर हाईकोर्ट था उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अनलाइसेंस गन होने के बावजूद भी उसका जो डिफेंस था वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर एक इलस्ट्रेशन है, इफ ए जो है वो बी को हायर करता है कि जो इफ ए कॉन्सल्स बी टू पॉइजन हिज वाइफ की, ए बी को कहता है कि ऐसे करो, अपनी जो वाइफ को जो है बेसिकली वो पॉइजन दे दो। बी अकॉर्डिंगली प्रोक्योर पॉइजन एंड गिव्स इट टू हिज वाइफ,
वो उसकी वाइफ को देता है इन ए रोस्टेड एप्पल में। बट वाइफ गिव्स इट टू ए चाइल्ड, वाइफ वो खुद नहीं खाती जो है रोस्टेड जो है एप्पल है, वो उनके बच्चों को देती है, बी के बच्चों को। उसको पता ही नहीं था कि उसमें एक्चुअल में वो पॉइजन है, तो बी के बच्चों को दे देती है। बी के बच्चे जो है उसको खाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर जो अगर हम बात करें क्या ये एक्सीडेंट है, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट एट ऑल, लॉफुल एक्ट नहीं है पहली बात, क्योंकि आपके इंटेंशन उसको मारना वाइफ को, इसलिए वो लॉफुल एक्ट नहीं है। लॉफुल मैनर तो बिल्कुल ही नहीं उसका, आपकी इंटेंशन थी किसी को मारना, गलती से कोई और मर गया 30, ठीक है जी, 1 अप्लाई हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे लिए कि इस केस में बिल्कुल कि क्योंकि उसने बी है बेसिकली, वो भी लायबल होगा मर्डर के लिए, ठीक है जी। और अगर वो ए उसको काउंसिल कर रहा है, उसको हायर कर रहा है, तो वो भी लायबल होगा उसके लिए, तो दोनों के लायबल होंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सीडेंट का जो है वो डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई मैंने बच्चों को मारने के लिए एप्पल नहीं दिया था रोस्टेड जिसमें पॉइजन था, तो वो एक्सीडेंटली मर गए, आप ऐसा डिफेंस ले ही नहीं सकते। देन एक्सीडेंट जब भी हम लोग बात कर रहे थे, हमारे माइंड में पिक्चर आ जाती है रोड पर एक्सीडेंट हुआ, सॉरी टू से, अगर रोड पर अगर आप एक्सीडेंट कर रहे हो तो वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग में कवर होगा, वो एक्सीडेंट में कवर नहीं होगा। तो यहां पर नेग्लिजेंट ड्राइविंग की मैं बात कर रहा हूं। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन मेकिंग यूज ऑफ अ पब्लिक वे so to use it as not to cause injury to others who are equally entitled to use that road। अगर आप रोड यूज कर रहे हो तो भाई रोड ही यूज करो ना, अब उसको रनवे नहीं ना बना सकते। आपकी नेग्लिजेंसी या किसी की डेथ होती है 304A सेक्शन कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर हम बात करें, a public way is not a race course and a person having no right to use it as such, आप उसको रेस कोर्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते। If therefore the car trades each other and runs over a man killing him, अगर कोई दो पर्सन रेस लगाते हैं रोड पे जिसकी वजह से किसी एक ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है, तो डेफिनेटली दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एंड फॉर दे वर बोथ यूजिंग द रोड इन एन अनलॉफुल मैनर, तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए आपकी वहां पर लायबिलिटी फिक्स होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट की बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्या है, तो बर्डन ऑफ रिबटेबल प्रिजम्पशन एज इन इंग्लैंड सो इन इंडिया द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट एंड इफ ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस अड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, जो सरकारी जो वकील होता है, अगर वो उसने एविडेंस प्रोड्यूस कर दिए और बाय द अक्यूज्ड देयर इज अ रीजनेबल डाउट whether the accused committed the offense, he is entitled to the benefit of the doubt। लॉ कहता है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। Once he proved his case, then the burden of shifts on the accused person। Now it is the turn of the accused, his defense counsel वो एविडेंस पेश करेगा कि जो एक्ट है it fall under section 80, it is accident। अगर वो प्रूव कर गया ये इंग्रेडिएंट, तो लॉ कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई उसको सजा दी जाएगी। सेकंड थिंग, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही फेल हो गया, 100% वो अपना एफर्ट दे नहीं पाया, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट से केस प्रूफ ही नहीं किया, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो ऑटोमेटिकली अक्यूज को मिल जाएगा, तो उसको हम लोग उसको एक्विट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 80। व्हाट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कवर ऑल द इंग्रेडिएंट, यू हैव टू प्रूव ऑल द इंग्रेडिएंट अंडर द सेक्शन 80। अगर आप डिफेंस ले रहे हो, यू हैव टू प्रूव, एक भी अगर मिस हो गया तो भाई पनिशमेंट तो पक्का ही है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दीज आर द 2 केसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। स्टेट वर्सेस रंगास्वामी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लॉफुल एक्ट और लॉफुल मैनर को वो इंटरप्रेट कर रहा है, राइट। एंड टोंडा वर्सेस आर जो है वो प्योर एक्सीडेंटल केस को डिफाइन कर रहा है कि भाई 2 रेसलर हैं तो वो लॉफुल एक्ट ही कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये पनिशमेंट हो जाती तो ओलंपिक में अगर किसी की डेथ होती वो तो अक्यूज फिर हम लोग वहां पे उसको सजा देते, तो ऐसा नहीं होता। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में मिस हैपनिंग, मिस फॉर्चून्स होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इस सेशन में। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और जो ऑलरेडी इस फैमिली के हिस्से हैं तो प्लीज आप शेयर जरूर करते रहा करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।